आज की कहानी एक अमेरिकी जासूस की है जो अपने ही देश के खिलाफ गई और उसे नाम मिला द क्वीन ऑफ क्यूबा, यानी क्यूबा की रानी। 17 बरस तक जासूसी के बाद जब उसका राज खुला तब सीआईए ने कहा था उससे खतरनाक डबल एजेंट अमेरिका के इतिहास में कोई नहीं हुआ। ये कहानी अना बेलेन मोंटेस की है जिसे 21 बरस के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। अना अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री के इंटेलिजेंस विंग डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA के लिए काम करती थी। वो अपने काम में इतनी तेज तर्रार थी कि उसे 1 बरस डिस्टिंक्शन का सर्टिफिकेट भी मिला था। फिर ऐसा क्या पता चला कि अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा क्या हुआ कि अना को एक मीटिंग के बीच से उठा लिया गया। अना ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें मौत की सजा देने की मांग हुई। सब विस्तार से बताएंगे। पहले परिचय। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज कहानी अमेरिका की सबसे खतरनाक जासूस की। वो 2001 का साल था। 9/11 का हमला हुए 10 दिन बीत चुके थे। अमेरिका की सभी सरकारी एजेंसियां एक पांव पर काम कर रही थी। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने कह रखा था कि हमले के जिम्मेदार जहां कहीं होंगे उन्हें वहां से निकालकर सजा दी जाएगी। इसका दारोमदार इन्हीं सरकारी एजेंसियों पर था। बुश के बयान का ताप DIA के उस दफ्तर में महसूस हो रहा था जहां अना काम करती थी। बीते 17 बरस से वो दफ्तर उसकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा था और अब तो उसका शरीर भी रूटीन जैसे रट चुका था। 21 सितंबर 2001 को भी अना ने बैग अपनी डेस्क पर रखा, कुछ फाइलें निकाली और मीटिंग वाले कमरे में जाने लगी। कमरे में पहुंचकर उसने हाय हेलो किया और फिर मीटिंग शुरू करने के लिए कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्हें अंदर आने से किसी ने नहीं रोका। वे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के एजेंट्स थे। एक सीनियर एजेंट ने आगे बढ़कर एक हथकड़ी टेबल पर रख दी। उसने अना की तरफ देखकर कहा, मिस अना बेलेन मोंटेस, यू आर अंडर अरेस्ट, यू मे आस्क फॉर अ लॉयर। कमरे में बैठे बाकी लोगों के लिए ये किसी सदमे की तरह था। उन्हें दिन की शुरुआत में इस ट्विस्ट का अंदाजा नहीं था, लेकिन अना के चेहरे पर रत्ती भर का फर्क नहीं आया भाव में। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से अंदाजा हो। उसने कहा कि वो वकील बुलाना चाहेगी। वो आया भी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद अना FBI एजेंट्स के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अना को गिरफ्तार क्यों किया गया था? दरअसल उस पर डबल एजेंट के तौर पर काम करने का इल्जाम था। वो DIA में क्यूबा डेस्क पर एक्सपर्ट थी। उसका काम क्यूबा से खुफिया जानकारियां निकालना और अमेरिकी सरकार की मदद करना। इसके बजाय अना अमेरिका की सीक्रेट सूचनाएं क्यूबा सरकार के साथ साझा कर रही थी और ये काम वो पूरे 16 बरस से कर रही थी, गिरफ्तार होने के पहले तक। अमेरिका के कानून में इस अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। मार्च 2002 में अना ने सरकारी वकीलों के साथ समझौता कर लिया। इसके तहत उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बदले मौत की सजा टाल दी गई। अना को अदालत ने 25 बरस की कैद मशक्कत सुनाई। यह मामला उस समय पकड़ में आया था जिस समय अमेरिका अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर की शुरुआत कर रहा था। अमेरिकी मीडिया और सरकारी एजेंसियों का पूरा फोकस उस तरफ था। इसी के चलते अना मोंटेस वाले मामले को वैसी चर्चा नहीं मिली। हालांकि अमेरिकी एजेंसियों ने यह माना कि उसकी जैसी घुसपैठ आज तक उनके सुरक्षा तंत्र, खुफिया तंत्र में कोई और नहीं कर पाया था और इसकी वजह से सेंट्रल अमेरिका में उनके सीक्रेट ऑपरेशंस को नुकसान हुआ था। कई एजेंट्स की जान भी खतरे में पड़ी थी। अब सवाल ये उठता है कि अना ने अपने देश को धोखा क्यों दिया और इससे उसको क्या हासिल हुआ। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। कितना पीछे? साल था कैलेंडर में 1957 का। वेस्ट जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में अमेरिका का एक मिलिट्री बेस था। उसी बेस के अस्पताल में एक डॉक्टर के परिवार में अना का जन्म हुआ। उसके दादा दादी प्यूर्तो रिको से आए थे। प्यूर्तो रिको कैरिबियाई द्वीप में बसा है। 1898 के स्पेनिश अमेरिकन वॉर के बाद से यह अमेरिका का हिस्सा है। हालांकि उसे राज्य का दर्जा नहीं मिला। प्यूर्तो रिको में एक बड़ी आबादी स्पेनिश बोलती है। स्पेनिश से अना का परिचय घर में हुआ। यह ज्ञान आगे चलकर उसका जीवन बदलने वाला था, इस भाषा का परिचय। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद अना को US जस्टिस डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई। उसकी याददाश्त तेज थी, इसलिए उसको अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुख्यालय पेंटागन में एंट्री मिली। मिनिस्ट्री के इंटेलिजेंस विंग DIA का हिस्सा बनाया गया। वो 1985 का साल था। उस दौर में कोल्ड वॉर अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका कम्युनिज्म के विस्तार को रोकने के नाम पर सेंट्रल अमेरिका के देशों में तख्ता पलट करवा रहा था।
लेकिन इस काम से भी वो अब ऊब चुका था। सेंट्रल अमेरिका में क्यूबा, बेलिज, ग्वाटेमाला, हेती, डोमिनिक रिपब्लिक और होंडुरास और निकारागुआ जैसे देश आते हैं। इन देशों में अमेरिका द्वारा तख्तापलट कराने का लंबा इतिहास है। पर अमेरिका सिर्फ सेंट्रल अमेरिका में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ये कुकृत्य करता रहा है, जिसके बारे में हम आपको दुनियादारी में कई दफा बता चुके हैं। आज हमारा फोकस क्यूबा पर है। क्यूबा उन चुनिंदा देशों में से था जहां अमेरिका अपनी पसंद की सरकार बिठाने में नाकाम रहा। जनवरी 1959 में क्यूबा में बटिस्टा सरकार के खिलाफ फिदेल कास्त्रो की क्रांति सफल हुई। बटिस्टा सैन्य तानाशाह था। 1952 में अमेरिका के सपोर्ट से सरकार गिराकर सत्ता में आया था। फिदेल कास्त्रो ने इसके खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई शुरू की और उन्हें सफलता भी मिली। बटिस्टा सरकार के पतन से अमेरिका को झटका लगा। कालांतर में अमेरिका ने कास्त्रो की हत्या और उनकी सरकार को गिराने की बहुत साजिशें रची, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। 1980 के दशक में लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों में अमेरिका के मन की सरकार थी, लेकिन क्यूबा में कास्त्रो की कम्युनिस्ट सरकार कायम रही। सोवियत संघ के अवसान के समय भी उन्होंने घुटने नहीं टेके और इसी वजह से 1980 के दशक में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का फोकस क्यूबा पर था। क्यूबा भी 1898 तक स्पेन की कॉलोनी रहा था। स्पेनिश वहाँ की मुख्य भाषा है, इसलिए अमेरिकी एजेंसियां स्पेनिश पढ़ने बोलने वाले नौजवान लोगों को रिक्रूट कर रही थी। ऐसे में अना उनके लिए एक अच्छा टैलेंट थी। उसे DIA में क्यूबा डेस्क पर रखा गया। वहाँ वो क्यूबा से जुड़ी सीक्रेट फाइल्स को हैंडल करने लगी। FBI की जांच में बाद में पता चला कि इस नौकरी से पहले ही अना डबल एजेंट बन चुकी थी। दरअसल पढ़ाई के दौरान वो अपने ग्रुप में अमेरिका की आलोचना किया करती थी। उसका मत था कि सरकार सेंट्रल और लैटिन अमेरिका के देशों की संप्रभुता का हनन कर रही है, उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं है। उसने उस समय की रोनाल्ड रीगन सरकार के खिलाफ रैलियों में हिस्सा भी लिया था। उस दौर में अमेरिका में भी क्यूबा के काफी एजेंट्स एक्टिव थे, आज भी हैं। असल में पूरी दुनिया में सरकारें एक दूसरे पर निगरानी रखती हैं। जासूसी की दुनिया में एक कहावत भी चलती है, एवरीथिंग इज सीक्रेट अंटिल इट इज रिवील्ड। जब तक राज नहीं खुलता तब तक सब कुछ रहस्य है। तो क्यूबा के सीक्रेट एजेंट ने अना का पीछा किया। उसके मन में क्यूबा के लिए सहानुभूति भरी और फिर उसे डबल एजेंट बनने के लिए राजी कर लिया। मार्च 1985 में अना पहली बार यूरोप के रास्ते क्यूबा गई। उसने इस दौरान क्यूबा में ग्वांतनामो बे के पास भी दौरा किया। ग्वांतनामो बे में अमेरिका का सैन्य अड्डा है। क्यूबा सरकार इसको वापस करने की मांग करती है, लेकिन अमेरिका इससे इनकार करता है। अना ने बाकी क्यूबा का भी दौरा किया। इस दौरान उसने वहां के लोगों के जमीनी हालात देखे। US डिफेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरे पर उसे क्यूबा के लिए जासूसी करने की ट्रेनिंग मिली और इसके बाद ये देश उसका दूसरा घर हो गया। बार बार वहां जाने के बहाने तलाशा करती। सीधे क्यूबा में नहीं जाती, पहले यूरोप के किसी देश में जाती और फिर वहां से विग लगाकर क्यूबा। ये पूरा खेल 16 बरस तक चलता रहा। फिर इतने दिनों बाद अब आपके मन में कौतूहल होगा कि वो पकड़ से बची कैसे रही और फिर पकड़ी कैसे गई। अना ने 16 बरस तक क्यूबा के लिए जासूसी की, हमने बताया, लेकिन उसने किसी दस्तावेज का एक पन्ना तक नहीं चुराया। वो डॉक्यूमेंट्स में लिखी हर बात को याद कर लेती थी और फिर उसको अपने डिवाइसेस पर लिखती थी। उसका कोड तैयार करती थी, फिर उसे पब्लिक फोन के जरिए अपने क्यूबन हैंडलर के साथ साझा करती। क्यूबन एजेंट्स शॉर्टवेव रेडियो के जरिए उससे संपर्क किया करते थे। तो एक तरफ अना अमेरिका के राज क्यूबा के सामने खोल रही थी, दूसरी तरफ DIA में उसके काम पर कोई अंतर नहीं पड़ा था। 1997 में उसे दफ्तर में अवार्ड भी मिला। उसके काम की वजह से उसके सहयोगी अना को क्यूबा की महारानी, क्वीन ऑफ क्यूबा कहने लगे थे, क्योंकि एजेंसी में क्यूबा के बारे में उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। लेकिन एक दिन ये सब बदल गया। अना रडार पर आ गई। 1995 की बात है। पेंटागन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। अना इसमें नहीं पहुंची। इसके चलते उसे कुछ दिनों के लिए पद से बर्खास्त कर दिया गया। DIA को अना पर शक हो चुका था। इस शक के बाद उसकी निजी जिंदगी खंगाली गई। फिर 1999 का साल आया। FBI ने एक अलग फाइल खोली। उन्हें DIA के अंदर किसी डबल एजेंट की तलाश थी। वो एजेंट ग्वांतनामो बे का दौरा कर चुका था। जब FBI ने DIA के जांच अधिकारी से जानकारी साझा की, तब उनका पहला इशारा अना की तरफ था। फिर उन्होंने अना के लैपटॉप और फोन रिकॉर्ड्स ढूंढे, उसका महीनों तक पीछा किया, घर की तलाशी ली और वहां उन्हें शॉर्टवेव रेडियो मिला। जब एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो गए, तब उन्होंने अना को गिरफ्तार किया। अना मोंटेस की गिरफ्तारी में 9/11 के हमले की भी बड़ी भूमिका रही। दरअसल FBI अना के साथ साथ उसकी क्यूबन हैंडलर को भी पकड़ना चाहती थी, लेकिन 9/11 के बाद उन्हें यह डर हुआ कि कहीं वो तालिबान के लिए काम ना करने लगे, इसलिए उसको हमले के 10 दिन बाद ही उठा लिया गया। अना मोंटेस को इस काम के लिए कितना पैसा मिला था? ठीक देखा जाए तो उसे डबल एजेंट बनने के लिए कोई पैसा नहीं मिला। उसने ये काम पैसों के लालच में किया भी नहीं था। क्यूबा ने उसकी कुछ टिकट्स का खर्च जरूर उठाया था। हालांकि उसके अलावा अना ने किसी भी तरह की धनराशि नहीं मांगी।
अन्ना की जीवनी लिखने वाले इतिहासकारों का कहना है कि उसने ये काम विचारधारा के लिए किया। ये उस समय भी देखने को मिला जब उसे अदालत में सजा सुनाई जा रही थी। अन्ना ने भरी अदालत में कहा था, उनको सुरक्षित रखना मुझे मेरा नैतिक कर्तव्य लगा, क्योंकि हम अपने मूल्य और अपना पॉलिटिकल सिस्टम उनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे थे। यह अन्याय और क्रूरता की हद है। अन्ना ने कभी अपने किए के लिए अफसोस नहीं जताया। उसके आलोचक कहते हैं कि अन्ना के पास सरकार की मुखालफत करने के और भी रास्ते थे, उसने गलत तरीका चुना। अन्ना की हरकतों से अमेरिका को हुए नुकसान का कभी पूरा आकलन नहीं हो सका। जानकार कहते हैं क्यूबा के पास उन जानकारियों का इस्तेमाल करने की शक्ति कभी नहीं थी। हालांकि इससे अमेरिकी एजेंसियों के ऑपरेशंस पर अंतर जरूर पड़ा होगा। एक डर ये जताया गया कि क्यूबा ने सीक्रेट्स रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे देशों के साथ साझा किए होंगे, लेकिन इसकी भी पुष्टि नहीं हो सकी। क्यूबा ने अन्ना की सजा पर कोई बयान नहीं दिया। 2016 में उसने एक प्रिजनर स्वैप में अन्ना को छोड़ने की मांग की थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। अन्ना बेलेन मोंटेस अब 65 बरस की है। उसका अधिकतर वक्त अस्पताल के बिस्तर पर गुजरता है। फिर भी अमेरिकी सरकार अगले 5 बरस तक उस पर नजर रखेगी। आप क्या सोचते हैं अन्ना मोंटेस के बारे में? उसने क्यूबा को बचाकर सही किया या अपने देश को धोखा देकर विशुद्ध देशद्रोही वाला काम किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आज की दुनियादारी में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी जानकारी। अगर आप भी दुनियादारी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया मौका आया है। कैसे? आप भारत से बाहर दुनिया के किसी भी देश में रहते हैं और वहां की किसी इमारत, पकवान, संस्कृति या कुछ भी दिलचस्प चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं तो हमसे शेयर करें, तस्वीर या वीडियो भेजें, साथ में अपना परिचय भी, और उस तस्वीर और वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन भी दें। हम आपके नाम के साथ उसे दुनियादारी में दिखाएंगे। हमारा पता है duniyaadari@lalantop.com। आपकी चिट्ठियों का इंतज़ार रहेगा, और जो लोग मुझे हाथ से लिखकर चिट्ठियाँ भेजते हैं उनका तो अतिरिक्त। जैसे हमारे एक दर्शक हैं पार्थ, जर्मनी में रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपको मेल तो सब भेजते हैं, पता नहीं आप कितने पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, तो उन्होंने मुझे चिट्ठियाँ लिखने का रास्ता चुना। तो आप भी मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं। मेरा पता है सौरभ द्विवेदी, संपादक, दी लल्लन टॉप, मीडिया प्लेक्स, FC8, FC फिल्म सिटी का फुल फॉर्म है, FC8, नोएडा सेक्टर 16, मैंने पहले ही बता दिया आपको, उत्तर प्रदेश, पिन कोड है 201301। मैं अपने प्रोड्यूसर राइटर सोनू जी से कहूँगा कि इस पते की एक पक्की वाली प्लेट बनवा लें और रोज़ दिखाएं। मुझे आपकी चिट्ठियों का इंतज़ार रहेगा। पूरी दुनियादारी टीम को आपकी चिट्ठियों का इंतज़ार रहेगा। एपिसोड के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, किसी सुझाव के बारे में आप हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।